नमस्कार. प्रत्यय आयोजित काली सलवार, सआदत हसन मंटो यांच्या कथेचं नाट्य सादरीकरण. सआदत हसन मंटो 11 मे 1912 ते 18 जानेवारी 1955, अवघं 43 वर्षाचं आयुष्य. भवतालचं सत्य कोणताही अभिनिवेश न बाळगता सांगणं ही जर साहित्यिक होण्याची कसोटी ठरवली तर किती जण सापडतील? कदाचित अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच. त्या मोजक्या लोकांमध्ये सुचणारं पहिलं नाव म्हणजे सआदत हसन मंटो. पुस्तकं कशी घणाघाती घाव घालणाऱ्या हातोड्यासारखी असावीत, जी आपल्या डोक्यातील साचलेपण फोडून काढतील, असं काफका म्हणायचा. जर कोणतंही पुस्तक वाचताना आपल्या डोक्यात कोणी घाव घालत आहे असं वाटत असेल तर ते पुस्तक वाचायचं की नाही? मंटो वाचताना हे घाव नुसते बसत नाहीत तर पानोपानी वाढतच जातात. मंटो म्हटलं की बहुतेक वेळा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते ती फाळणी आणि त्यावेळचा काळ. याविषयी बरेचदा बोललं गेलेलं आहे. पण काही वेळा आयुष्यात अशा काही भयंकर गोष्टी घडतात की त्या तुमच्या आयुष्याचा एक मोठा भाग व्यापून टाकतात. सहायमध्ये तो हेच सांगतो. असं म्हणू नका की 1 लाख हिंदू मेले किंवा 1 लाख मुसलमान. 2 लाख माणसं मेली असं म्हणा. खरं तर ही देखील ट्रॅजेडी म्हणता येणार नाही. मारणारे किंवा मरणारे कोणत्याही खात्यात मोजले गेले नाहीत, ही जास्त मोठी ट्रॅजेडी आहे. 1 लाख हिंदू मारून मुसलमानांना वाटलं की हिंदू धर्म मेला, पण तो जिवंत आहे आणि राहणार. आणि 1 लाख मुसलमान मारून हिंदूंनी टाळ्या वाजवल्या असतील की इस्लाम संपला म्हणून, पण सत्य तर तुमच्या समोर आहे. इस्लामवर एक ओरखडा देखील नाही उमटला. ती सर्व लोक मूर्ख असतात ज्यांना वाटतं की बंदुकीने धर्माचा खून केला जाऊ शकतो. मजहब, दीन, इमान, धर्म, विश्वास, श्रद्धा या गोष्टी शरीरात नसतात, आत्म्यात असतात. तलवारी आणि गोळ्यांनी तुम्ही आत्मे कसे मारणार? ही वाक्य आहेत मुमताजची. कथेमध्ये मंटो मुमताज होतो आणि हे बोलतो. साहिर तिकडून इकडे आला आणि मंटो इकडून तिकडे गेला आणि भारत पाकिस्तानची फाळणी का काय ती पूर्ण झाली. काळजावर घाव दोन्हीकडे बसले. कधीही भरून न येणाऱ्या जखमा दोन्हीकडे झाल्या. त्याची थंडा गोष्ट अश्लील आहे म्हणून त्याच्यावर खटला भरला गेला. थंडा गोष्ट अश्लील का ठरली? त्याची भाषा की कथेतील ईशर सिंहने एका प्रेतासोबत केलेला बलात्कार? काय जास्त भयानक आहे? जिवंत बाईवर बलात्कार का तिच्या प्रेतासोबत बलात्कार? तुम्हाला हा प्रश्न पडतो की फक्त मंटोलाच हा प्रश्न पडला होता? ही सर्व दांभिकता आणि विसंगती त्याला माहीत होती आणि म्हणून तो म्हणायचा, माझ्यात जे वाईटपण आहे ते या जगाकडून आलं आहे. माझ्या लिखाणात काही कमी नाही. ज्या गोष्टींना माझा कमीपणा म्हणून सांगितलं जातं त्या खरं तर या व्यवस्थेत असणारं कमीपण आहेत. मी नुसती खळबळ उडवून टाकण्यासाठी लिहित नाही. मी अशा सभ्यतेचे, समाजाचे, संस्कृतीचे कपडे काय उतरवणार जी मुळातच नागडी आहे? चेखॉव नंतर बहुधा मंटोच असावा ज्याने केवळ आपल्या कथांच्या बळावर आपलं अढळ स्थान निर्माण केलं. अजून बरीच नावं घेता येतील ज्या त्याच्या खूप महत्त्वाच्या कथा आहेत. धुआ, बू, काली सलवार, खोल दो अशा अनेक. फाळणीनंतर अनेक अमानवी तरंग हिंदुस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये उमटत राहिले. त्यामधील हिंसेला जबाबदार न हिंदुस्थानी होते न पाकिस्तानी. त्याला जबाबदार होता फक्त क्रूर माणूस. या क्रूरपणामुळे बळी गेलेल्या लोकात सर्वात जास्त प्रमाण होतं ते बायकांचं. कारण पुरुषांसाठी बाई ही फक्त सत्ता गाजवण्याचं केंद्र असतं आणि अजूनही आहे. मग ती हिंदू असो, मुसलमान असो वा शीख. खोल दो ही सराजुद्दीन आणि त्याची मुलगी सकीना यांची कहाणी जरी असली तरी ती त्या काळात झालेल्या एकूण स्त्रियांच्या शोषणालाच मांडते. थंडा गोष्ट केसच्या काळात लाहोरमध्ये राहून बंबईची आठवण काढणाऱ्या, दारूच्या आहारी गेलेल्या या वेड्या माणसाला सुचतं ते म्हणजे टोबा टेक सिंग. भारत पाकिस्तान वेगळे झाल्यावर हिंदू आणि मुसलमान वेड्यांचीही वाटणी करायची असा शहाणा विचार करणाऱ्या सरकारांची आणि ओपन दी गडगड दी अनेक्स दी बे ध्याना दी मंग दी दाल उलाल्टेन अशी बडबड करणाऱ्या बिशन सिंग नावाच्या वेड्याची ही कथा. मंटो त्याच्या काळाच्या पुढचा लेखक म्हणून गणला जातो. लेखकाला काळाच्या गणितात बांधणारे लोक फार चतुर असतात.
त्यांना न झेपणाऱ्या लोकांना अशा काळाच्या फुटपट्टीने मोजणे हे त्यांच्या फायद्याचं असतं. सत्य मांडणारा कोणीही काळाच्या पुढे नसतो किंवा मागे, तो असतो केवळ वर्तमानात. ते सहन करण्याची ताकद आपल्यात नसते, त्यामुळे आपण त्याला पुढे ढकलतो आणि आपण आपसुकच काळाच्या मागे पडतो. मंटोच्या नजरेत कोणी मूल्यहीन, सभ्य, असभ्य, शहाणा, मूर्ख वगैरे नसावा. प्रत्येकाला काही एक अर्थ आहे जो त्याचा त्याला सापडेल कदाचित असे वाटून प्रत्येकालाच तो त्याच आशेनं भेटत असावा. हे त्याच्या कथांमधून, पात्रांमधून कायम दिसत आलं. त्याच्या कथेतून तो समोरच्याला थेटपणे भिडायचा आणि त्यामुळे समाजासाठी तो गुन्हेगार म्हणतो होता, बदनाम म्हणतो होता. एक वेडा म्हणतो जो आजूबाजूच्या शहाण्यांना आरसा दाखवत होता, जे तो आजही करतोय. समाजाने आपला संवेदनशीलपणा गमावू नये हे तो अजूनही ओरडून सांगतोय. ऐकू शकत असाल तर कृपया ऐका. मंटो म्हणायचा, ऐसा होना मुमकिन है कि सादत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रहे. आजच्या भवतालात, घाणीच्या, दुर्गंधीच्या, द्वेषाच्या वातावरणात आपल्याला आपल्याच वागणुकीचा आरसा दाखवणारे असे हजारो क्रांतिकारी, गुन्हेगार, बदनाम, वेडे मंटो निर्माण होत जिवंत राहोत इतकीच अपेक्षा. मंटो सादर करतोय काली सलवार. दिल्ली आने से पहले मैं अंबाला छावनी में थी, जहां गोरे मेरे ग्राहक थे. इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से मैं अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी, जिन्हें मैं आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी. पर जब मैं दिल्ली आई और मेरा कारोबार न चला, तो एक रोज़ मैंने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लीफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने को ही नहीं मिलता. अंबाला छावनी में मेरा धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था. छावनी के गोरे शराब पीकर आ जाते थे और मैं 3-4 घंटों में 8-10 गोरों को निमटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लेती थी. ये गोरे हमारे हमवतनों के मुकाबले में काफी अच्छे थे. हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जुबान बोलते थे जिसका मतलब मेरी समझ से बाहर था. लेकिन उनके जबान की ये नासमझी मेरे लिए बड़ी अच्छी बात साबित होती थी. अगर वो मुझसे कोई छूट चाहते तो मैं सिर हिलाकर कह देती थी, साहिब तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आती. और अगर वो मुझसे छेड़छाड़ करते तो मैं अपनी जबान में गालियां देना शुरू करती. वो हैरत में मेरी तरफ देखते तो उनसे कहती, साहिब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, हरामजादा है, समझा. ये कहते वक्त मैं बड़े प्यार से बात करती तो गोरे हंस देते. तब वो मुझे बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते. लेकिन जब से यहां दिल्ली आई हूं, एक भी गोरा नहीं आया. मैंने तो सुना था हिंदुस्तान के इस शहर में बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं. 18.5 रुपए 3 महीनों में. 20 रुपए किराया तो इस कोठे का है, जिसे मालिक मकान अंग्रेजी जुबान में फ्लैट कहता है. इस फ्लैट में एक अजीब किस्म का पाखाना है, जिसके बीच में एक जंजीर लटकी हुई है. पहले दिन जब मैं इस पाखाने में गई तो मेरी कमर में थोड़ा दर्द था. खाली होकर मैं उठने लगी तो मैंने इस जंजीर का सहारा लिया. ये जंजीर देखकर मुझे ये ख्याल आया कि ये मकान खास हम लोगों के रहने के लिए बनाया गया है, तो ये जंजीर भी इसलिए लगाई गई होगी कि उठते वक्त सहारा मिल जाए और तकलीफ न हो. लेकिन जब मैंने इसे पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम से पानी शोर के साथ निकला कि मेरे मुंह से चीख निकल गई.
या अल्लाह! अरे क्या हुआ? ये चीख तुम्हारी थी? हाँ, ये मोर पखाना है या क्या है? बीच में रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्या लटका रखी है? मेरी कमर में थोड़ा दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मोए जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूं। अरे ये नए फैशन का पखाना है जिसमें जंजीर खींचने से जोर से पानी आता है और सारी गंदगी जमीन में धंस जाती है। क्या तुम भी? चलो। खुदा बख्श से मेरा संबंध कैसे हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। इंटर पास करने के बाद उसने लारी चलाना सीख लिया और रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान उसे लारी चलाने का काम मिल गया। कश्मीर में उसकी एक औरत से दोस्ती पैदा हो गई। उसे भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में उसे कोई काम न मिला तो उसने उस औरत को पेशे पे बिठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अंबाला में है। उसकी तलाश में वो अंबाला आया जहां वो मुझसे मिला। मुझे वो पसंद आया और हमारे संबंध बन गए। खुदा बख्श के आने से मेरा कारोबार चमक उठा। मुझे लगा खुदा बख्श तो खुदा है जिसके आने से तरक्की हो गई, इसलिए मेरी नजर में उसकी इज्जत और बढ़ गई। खुदा बख्श आदमी मेहनती था। सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना पसंद नहीं करता था। उसकी एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा हो गई जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता था। इसने भी फोटो खींचना सीख लिया और मुझसे 60 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा भी बनवा लिया, 2 कुर्सियां खरीदी और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अपना काम अलग से शुरू कर दिया। काम चल निकला। फिर थोड़ी ही देर में उसने अपना अड्डा अंबाला छावनी में कायम कर लिया। यहां सारा दिन वो गोरों के फोटो खींचता रहता। महीने के अंदर अंदर ही उसके छावनी के बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई और मुझे भी उसने वहीं बुला लिया। खुदा बख्श के जरिए कई गोरे मेरे ग्राहक बन गए और हमारी आमदनी दोगुनी हो गई। फिर मैंने कानों के लिए बूंदें खरीदी, 5.5 तोले की 8 कंगनियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। थोड़े शब्दों में अंबाला छावनी में मैं बड़ी खुशहाल थी। मगर इकाई की न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। मैं इनकार कैसे करती, जबकि मैं खुदा बख्श को अपने लिए बहुत मुबारक समझती थी। मैंने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। फिर मैंने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं, धंधा और भी अच्छा चलेगा। और मैंने अपनी सहेलियों से दिल्ली की बहुत तारीफ भी सुनी थी। फिर वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी थी, जिन पर मेरा बहुत विश्वास था। इसलिए सब घर का भारी सामान बेच बाच कर मैं खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। 20 रुपए माहवार पर खुदा बख्श ने ये फ्लैट ले लिया और हम यहां रहने लगे। एक जैसे मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा खास कस्बियों के लिए मुकर्रर किया था ताकि वो जगह जगह अपने अड्डे न बनवाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रहने का फ्लैट। सब इमारतें एक जैसी दिखने की वजह से शुरू में तो मुझे मेरा ही फ्लैट तलाश करने में बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन नीचे एक लॉन्ड्री वाला है, उसने जब अपना बोर्ड घर के ऊपर लगा दिया तब मुझे पक्की निशानी मिल गई। यहां मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है।
ये बोर्ड पढ़ते ही मैं अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इस तरह मैंने कई और निशानियां भी ढूंढ ली थी। जैसे बड़े बड़े अक्षरों में जहां कोयले की दुकान लिखा था, वहां मेरी दूसरी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहां शरीफा के खाने का बढ़िया इंतजाम है लिखा था, वहां मेरी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। और निवाड़ के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसी कारखाने के सेठ के पास नौकरानी थी। रात को सेठ साहब अनवरी के पास ही रहते थे, कारखाने की देखभाल करने के लिए। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ही आते हैं। 1 महीने तक जब मैं बेकार रही तो यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी कोठे पर न आया तो मुझे फिक्र होने लगी। खुदा बख्श, हाँ? क्या बात है? आज 2 महीने पूरे हो गए हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। मानती हूं आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल देखने में भी ना आए। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। एक बात तो है कि जंग की वजह से लोग दूसरे धंधे में पड़कर यहां का रास्ता भूल गए हैं। या फिर हो सकता है कि आइए, ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीनों में 6, जिनसे सिर्फ 18.5 रुपए मिले। 20 रुपए माहवार तो कोठे के किराए में चले जाते हैं, फिर बिजली का बिल, पानी का टैक्स अलग से, और घर के दूसरे खर्चे भी तो है, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू, और कमाई कुछ नहीं। ₹18.5 3 महीनों में आए तो उसे कमाई तो नहीं कह सकते। बड़ी परेशानी है। 5.5 तोले की 8 कंगनियां मैंने अंबाला में बनवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता सब बिक गई। आखिरी बची है। तुम मेरी सुनो तो चलो वापस अंबाला में। यहां क्या धरा है? हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहां खूब चलता था। चलो वहीं चलते हैं। देखो, जो भी नुकसान हुआ उसे अपना सर सदका समझो। इस कंगनी को बेच दो, मैं घर का सब सामान बांध कर रखती हूं। आज रात की गाड़ी से ही यहां से चल देंगे। नहीं जाने मन। अंबाला नहीं जाएंगे, यही दिल्ली में रहकर कमाएंगे। ये तुम्हारी सारी चूड़ियां यही वापस आएगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा मेहरबान है। यहां भी कोई ना कोई रास्ता जरूर बना लेगा। और आखिरी कंगनी हाथ से उतर गई। खाली हाथ देखकर मुझे बहुत दुख होता है, पर क्या करूं, किसी तरह पेट भी तो पालना है।
जब पूरे 5 महीने गुजर गए और कमाई खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कम रही तो मेरी परेशानी और बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा दिन घर से बाहर रहने लगा है। पड़ोस में मेरी 2-3 मिलने वालियां मौजूद है जिनके साथ मैं वक्त काट सकती हूं, पर हर रोज उनके यहां जाना और घंटों बैठे रहना मुझे बुरा लगता है। इसलिए मैंने सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं घर में अकेली सुनसान मकान में बैठी रहती हूँ। कभी सब्जी काटती हूँ, कभी अपने फटे पुराने कपड़ों को सीती रहती हूँ, तो कभी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ सामने एक रेलवे की शेड है जिसमें खड़े और आते जाते इंजनों की तरफ मैं घंटों बेमतलब देखती रहती हूँ। यहाँ बाएं हाथ को एक खुला मैदान है जिस पर बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। धूप में जब ये लोहे की पटरियां चमकती हैं, तब मैं अपनी हाथों की तरफ देखती हूँ। इन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी नजर आती है। गाड़ी के किसी डब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो, अकेले ही पटरियों पर चलता देखती तो मुझे अपना ख्याल आता। मुझे भी किसी ने जिंदगी की पटरियों पर धक्का देकर छोड़ दिया है और मैं खुद ब खुद जा रही हूं। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और मैं किसी मुकाम पर रुक जाऊंगी जो पहले कभी देखा ना होगा। मैं जानती हूँ ऐसी बातें सोचने से दिमाग खराब हो सकता है, इसलिए जब इस किस्म के ख्याल मुझे आने लगे तो मैंने बालकनी में जाना बिल्कुल छोड़ दिया। देखो, मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो। मैं घर में अकेली बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। जाने मन, मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही अपना बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए, ना उसका बेड़ा पार हुआ ना मेरा। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं काली सलवार बनवा सकूं। अनवरी ने
एक नए फैशन की कमीज बनवाई है और उसके पास एक काली साटन की सलवार भी है जो काजल की तरह चमकती है। मुख्तार ने एक रेशमी जॉर्जेट की बड़ी शानदार साड़ी खरीदी है और उसके पास मैच करने के लिए एक काला मखमल का जूता भी है जो बड़ा नाजुक है। उनके पास ये सब चीजें देखती हूँ तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मेरे पास काले कपड़े बनवाने के लिए, मुहर्रम मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अनवरी और मुख्तार के पास से ये कपड़े देखकर जब मैं घर आई तो मैं बिल्कुल उदास थी। ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा मेरे अंदर पैदा हो गया है। शाम का वक्त था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप अपने घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके मेरी तरफ ललचाई नजरों से देखा। उसने पूछा किधर से आऊं। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। आप ऊपर आते डर रहे थे? नहीं तो डरने की बात ही क्या थी। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोच कर इधर आए। तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी किसी मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे वो नज़ारा पसंद आया। फिर बालकनी में हरे रंग का बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। हरी रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बड़ी अच्छी लगती है। आप जा रहे हैं? नहीं तो मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहता हूं। मेरा नाम शंकर है। तब मैंने उसकी तरफ पहली बार गौर से देखा। वो मामूली शक्लो सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी। कभी कभी इनमें एक अजीब किस्म की चमक पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफेद हो रहे थे। वो दरी पर कुछ इस तरह से बैठा था कि मालूम होता था उसके बजाय मैं ही उसकी ग्राहक हूं। फरमाइए। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ। बुलाया तुमने है मुझे। समझा। लो आप मुझसे सुनो। जो कुछ भी तुमने समझा है वो गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ दे कर जाते हैं। डॉक्टर की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। आप काम क्या करते हैं? यही
जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं 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 कुछ नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। ये कोई बात ना हुई। आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। तुम भी कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों झक मारे। मैं हाजिर हूँ। हाँ, मगर झक मारने के लिए मैं कभी दाम नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूँ। ये वॉलंटियर कौन होते हैं? उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं। मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है वो जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? क्योंकि वो कई दिनों से ऐसे एक फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने जाता है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा ही नहीं हुआ करते। पंडित, मौलवी और मिस्टर जिना अगर यहाँ पर आए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाए। तुम क्या ऊट पटांग बातें करते हो? बोलो, रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूं। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरता हूं। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बुला लेना। मैं बहुत काम का आदमी हूं। चलता हूं। शंकर चला गया और मैं कुछ देर तक काले लिबास को भूलकर उसके बारे में सोचती रही। उसकी बातों ने मेरा दुख बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाला में आया होता जहां मैं खुशहाल थी तो मैंने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। लेकिन मैं यहां उदास रहती थी, शायद इसलिए मुझे उसकी बातें पसंद आई। तुम सारा सारा दिन किधर गायब रहते हो? पुराने किले के पास गया था। वहां एक बुजुर्ग ठहरे हुए हैं कुछ दिनों से। उन्हीं के पास हर रोज जाता हूं ताकि हमारे दिन फिर जाए। उन्होंने तुमसे कुछ कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत करता हूं ना, वो कभी खाली नहीं जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो हमारे वारे नहरे हो जाएंगे। सारा सारा दिन घर से गायब रहते हो। मैं यहां पिंजरे में कैद रहती हूं, न कहीं जा सकती हूं न आ सकती हूं। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा है। कुछ तुमने इसकी भी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। मेरी कंगनियां थी, वो एक एक करके सब बिक गई। अब तुम ही बताओ क्या होगा? यूं कब तक फकीरों के पीछे मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहां दिल्ली में तो खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। देखो, तुम अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। अरे पर ये काम शुरू करने के लिए भी थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए ना। खुदा के लिए ऐसी दुख भरी बातें मत किया करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह करता है और अपनी बेहतरी के लिए ही करता है। क्या पता कुछ दिन और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम। तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका डालो, पर मुझे सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास एक सफेद कमीज और दुपट्टा है, उसको मैं काला रंगवा लूंगी। और बस एक सलवार की कसर है, सो वो तुम किसी न किसी तरह पैदा कर दो। देखो,
तुम्हें मेरी जान की कसम है। अब तुम खामखा जोर दिए जा रही हो। मैं कहां से लाऊंगा? अफीम खाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं। कुछ भी करो, पर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो बस। दुआ करो कि आज की रात अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। मगर तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो। जंग से पहले यह साटन 12-14 आना गज मिल जाती थी, अब ₹1.25 गज के हिसाब से मिलती है। फिर भी 4.5 गजों पर ऐसे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं कुछ देखता हूं। हाँ, लो अब इन सब बातों को भूल जाओ। हाँ, मैं होटल से खाना लेके आता हूं, अभी आता हूं मैं। शाम हो गई, बत्तियां रोशन हुई। अचानक शंकर नजर आया, मेरी तरफ गर्दन ऊंची करके मुस्कुराया। मैंने बिना कुछ सोचे उसे ऊपर बुला लिया। देखो, तुम मुझे 100 दफ़ा बुला सकती हो और 100 दफ़ा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज़ नहीं होता। नहीं, आओ। तुम्हें जाने को कौन कहता है? तो तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है? कैसी शर्तें? क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह कैसा? ना तुम उम्र भर निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं है। छोड़ो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो, क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ धंधा ही धंधा नहीं, कुछ और भी है। साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वही जो दूसरे चाहते हैं। तो तुम में और दूसरों में फर्क क्या रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। हाँ, उनमें और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती है जो पूछनी नहीं चाहिए, खुद समझनी चाहिए। मैं समझ गई हूं। तो बोलो, क्या ख्याल है? तुम जीते
मैं हारी। तो चलो। मगर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल न की होगी। तुम गलत कहती हो। इस बाजार में तुम्हें कई ऐसी और औरतें मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुमने बगैर किसी एहसास के कबूल की है। हम अगर उनके यकीन न करने पर भी तुम जैसी कई औरतें होती है। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। मेरा नाम शंकर है। ये नाम बड़े अजीब उटपटांग होते हैं। चलो आओ, अंदर चले। चलो। चलो चलता हूँ। शंकर, हाँ, मेरी एक बात मानोगे? पहले बात बताओ। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गए? बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है हम्म। और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। मेरे पास एक कमीज और दुपट्टा था जो मैंने रंगवाने के लिए दे दिया है। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम्हें काली सलवार बनवा सको? नहीं, मेरा मतलब यह है कि हो सके तो तुम मुझे एक काली सलवार बनवा दो। देखो, मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कभी कुछ होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की 1 तारीख तक तुम्हें यह सलवार मिल जाएंगी। बस, अब खुश? क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकती हो? तुम इनका क्या करोगे? चांदी की मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की होंगी। मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, उनकी कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो? ले लो। चलता हूं। मैंने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। बाद में अफसोस हुआ, मगर तब तक शंकर जा चुका था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की 1 तारीख को दरवाजे पर दस्तक हुई। साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। चलो, चलता हूं। सुल्ताना, अरे अनवरी, आओ बैठो। ये सलवार नई है, कब सिलवाई? आज ही दर्जी लाया है। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए? ये ये आज ही मंगाए हैं। अच्छा, हाँ।